So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे CUT क्लास 12th का आज हम चैप्टर 11 देख रहे हैं डे 10 में. चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ठीक है बेटा. तो इसके हम लोग सबसे पहले पार्ट टेस्ट के क्वेश्चंस की सॉल्यूशन देखेंगे. सबसे पहले आप लोग पार्ट टेस्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन तब बना पाओगे जब आप थोड़ा सा NCERT के कंटेंट को रिवाइज़ करेंगे. ठीक है बेटा. तो एक बारी सभी बच्चे इन नोट्स को गो थ्रू कर लें और अच्छे से थोड़ा सा रीड कर लें बेटा. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ये क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइंड बाय. इसमें हम टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? नंबर ऑफ 25 क्वेश्चंस राउंड हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. ठीक है बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइंड बाय अर्नेस्ट हैक्कल, डार्विन, वन बेयर एंड लेमार्क. देखो बच्चे, इसका जो राइट आंसर है वो अर्नेस्ट हैक्कल है, क्योंकि अर्नेस्ट हैक्कल वाज अ जर्मन zoologist who applied the term ecology, right, to the relation of animals both toward their organic as well as the inorganic environment. ठीक है. तो इकोलॉजी को किसने इकोलॉजी की टर्म किसने दी थी? अर्नेस्ट हैक्कल ने दी थी. डार्विन जो था इसका नेचुरल सिलेक्शंस के साथ नेचुरल सिलेक्शंस पे इसने काम किया था, डार्विन फिंचेस पे काम किया था. वॉन बेयर जो था बच्चे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे क्रिटिसाइज़ किया था. ठीक है. और लेमार्क जो थे, इनकी अलग ही एक थ्योरी थी. ठीक है बच्चे. लेमार्क थ्योरी जो थी, जिसमें इसने क्या बोला था कि जिस ऑर्गेनिज्म की जितना वर्क करोगे, जिस ऑर्गेनिजम्स पे जितना एक्सरसाइज करोगे तो वो ऑर्गेनिज्म उतना ही बॉडी पे ग्रो करेगा. जैसे जिराफ की एग्जांपल्स को लेके इनको कंसिडर किया जाता है. तो हमारा राइट आंसर जो है वो ए पार्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी आर. 4 लेवल आपने देखने कौन कौन से हैं बच्चे इसमें? जैसे ऑर्गेनिजम्स भी है, पॉपुलेशन भी है, कम्युनिटीज़ एंड बायोम, ये 4 लेवल हैं. ऑल द अबव आर करेक्ट आंसर. ठीक है बच्चे. क्योंकि ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम्स आर द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, वेयर आर द स्नो लिपर्ड नॉट फाउंड इन इंडिया. ठीक है. तो कहाँ पे स्नो लेपर्ड जो है इंडिया में नहीं पाए जाते? लाइक स्नो लेपर्ड जो होते हैं बच्चे प्रेफर स्टीप रग्ड टेरियंस विद रॉकी आउटक्रॉप्स एंड रिबन्स, राइट. दे आर जनरली फाउंड इन माउंटेनस रीजन्स ऑफ द सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया इन इंडिया, लाइक. और आप बोल सकते हैं दे आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. तो इन स्टेट्स में आपको दिखेंगे इंडिया में स्नो लेपर्ड. ठीक है. और कहाँ होते हैं? हाई माउंटेन्स पे. तो हम यहाँ पर राइट आंसर क्या दे सकते हैं? स्नो लेपर्ड नॉट फाउंड, जहाँ पर नहीं पाए जाते हैं. हिमाचल प्रदेश में भी हैं बच्चे, सिक्किम में भी हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी, और केरला में नहीं पाए जाते हैं. ठीक है. तो केरला इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट, ठीक है, एंड थ्राइव इन द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड. ठीक है. देखो, मतलब हम बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म. स्टीनो और यूरी मतलब साल्ट, और दूसरा बच्चे क्वेश्चन में पूछा है कि हाई टेम्परेचर को जो टॉलरेट कर देते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोला जाता है? यूरियो थर्मल्स. ठीक है. यूरी थर्मल्स. और हाई साल्ट कंडीशन को अगर कोई ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है तो उसको हम बोलते हैं स्टीनो थर्मल. ठीक है. तो इसमें किसकी बात की है इसने? मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज यूरियो थर्मल्स, है ना. मतलब यूरियो थर्मल आर द स्पीशीज विद अ वाइड टॉलरेंस रेंज इन दिस केस ऑफ फॉर टेम्परेचर, बिकॉज ऑर्गेनिज्म मस्ट बी एबल टू सर्वाइव इन एन एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू परसिस्ट इन इट. ठीक है. मोस्ट स्पीशीज फ्रॉम हैबिटाट विद मॉडरली टू हाई वेरिएबल टेम्परेचर दैट इज नोन एज यूथम्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट कैन द एक्सपेक्टेड सेलिनिटी. सेलिनिटी मतलब इन पार्ट पर 1000 ऑफ सी वाटर. हाई साल्टी कंडीशन मतलब कितना रहेगा? जैसे हम इसमें बोल सकते हैं बेटा, जैसे हम बोल सकते हैं कि सेलिनिटी इज़ द साल्टीनेस और अमाउंट ऑफ साल्ट दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ वाटर बॉडी. इट इज़ जनरली मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000, जिसको हम पीपीटी कहते हैं. ठीक है बच्चे. एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल वाटर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड इट. ठीक है.
तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे 30 to 35 जो है हमारा ये रेंज रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड सैलिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ऑल ऑफ द अबव। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चे ब्राउन एल्गा जो होती है ये डीपेस्ट वाटर में नहीं रहती है, रेड एल्गा जो होती है वो डीपेस्ट वाटर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि सोलर रेडिएशन ओनली पार्ट ऑफ इट रीच द डीपेस्ट वाटर, है ना। रेड एल्गा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन्स एंड फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट इज एबल टू एब्जॉर्ब द blue light and used to for photosynthesis. Thus, red alga is found at the base of the ocean as they manufacture the food by the blue light. ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर आएगा बच्चे इसमें, रेड एल्गा आएगा, ठीक है। Which of the following determine the percolations and water holding capacity of soil, ठीक है। तो क्या बताएंगे बच्चे इसमें, जैसे आपका साइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकुलेशन एंड वाटर होल्डिंग, मतलब कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है सॉइल, है ना, कैपेसिटी ऑफ सॉइल। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद अदर पैरामीटर लाइक, मतलब वाटर होल्डिंग करने के लिए सॉइल के पास बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, लाइक पीएच उसका होना चाहिए, मिनरल्स, कंपोजिशन और बहुत सारी टोपोग्राफी, किस एरिया में वो सॉइल है, डिटरमाइन अ लार्ज एक्सटेंट द वेजिटेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे बच्चे, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, तो ये सभी फैक्टर क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए। अब पता चला कि ग्रेन साइज अच्छा है, एग्रीगेशन अच्छा, बट सॉइल कंपोजिशन सही नहीं है, तो भी आपका पर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी। तो मतलब कोई भी सॉइल अगर मैक्सिमम फर्टाइल है, अगर वाटर होल्ड करती है तो फर्टाइल होगी, तो मैक्सिमम अगर फर्टाइल है तो उसके ये सभी कैरेक्टर्स ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है, तभी उसको हम percolations and water holding capacity of soils, that is all these three factors, all of the above is the right answer. What is homeostasis? homeostasis क्या होता है बच्चे, जब हम बोलते हैं इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है बच्चे, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं, बॉडी क्या करती है बच्चे, बॉडी क्या करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब क्या है, स्टेडी इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन मेंटेन बाय लिविंग सिस्टम, ठीक है। तो मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखती है, ठीक है, तो उसी को हम होम्योस्टासिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म दैट मैमल्स जनरली अडॉप्ट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास ईटिंग फूड, ठीक है, शाइवरिंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। तो हम इसमें क्या बोलेंगे बेटा, इसमें हमारा जो क्वेश्चन बनता है तो क्या आएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मैकेनिज्म मैमल जनरली अडॉप्ट करता है रेगुलेट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जब विंटर सेशंस में व्हेन द टेम्परेचर इज़ मच लोअर, है ना, मच लोअर देन 37 डिग्री, वी स्टार्ट टू शिवर, है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज लाइक दैट प्रोड्यूस हीट एंड राइज द बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसा करने पे, ठीक है, तो हम लोग इसका क्या आंसर बोल सकते हैं बच्चे, ईटिंग फूड, क्या इससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है बेटा, इससे तो नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है शिवरिंग, क्या बोलेंगे हम लोग, शिवरिंग, यस, शिवरिंग क्या होती है बच्चे, मतलब जो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जब टेम्परेचर बहुत डाउन होता है हमारी बॉडी का, तो उसको हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं ना, हमारी बॉडी शिवरिंग करती है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारी बॉडी भी छोटे छोटे पिंपल्स से आते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कर देते हैं, फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। वेयर द कोयलेडो नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं बच्चे अजमेर राजस्थान, उदयपुर राजस्थान, भारतपुर राजस्थान, ठीक है, भारतपुर राजस्थान, द नेशनल पार्क इन भारतपुर राजस्थान होस्ट थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन्स, ठीक है बच्चे, दूसरी कंट्री से भी आते हैं। फिर उसके बाद विच आर द फॉलोइंग अंडरगो एस्टिवेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, एस्टिवेशन दैट इज समर स्लीप्स, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि एस्टिवेशंस एक स्टेट ऑफ एनिमल डॉर्मेंसी एंड सिमिलर टू हाइबरनेशन, बट बिल्कुल अपोजिट है, हाइबरनेशन विंटर स्लीप होता है और एस्टिवेशन समर स्लीप है, थ्रो इट टेक प्लेस बाय द समर रादर देन विंटर।
तो इसमें हम लोग क्या टिक कर सकते हैं, लेपर्ड, बेयर, टोरोटाइस, स्नेल जो हैं आपके, देखो जैसे टोरोटाइस, बेयर, ये क्या इसमें हाइबरनेशन होती है, ये भी नहीं है। और आपकी जो स्नेल होती है ना बच्चे, इसमें क्या होती है, एस्टिवेशन होती है, मतलब अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को हाई टेम्परेचर पे क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट कैन बी सीन इन मेनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज। ठीक है, मेनोपॉज, डाइपॉज, क्या आएगा बच्चे इसमें, डाइपॉज आएगा, मतलब मेनी एनिमल स्पीशीज, जैसे अडॉप्शन इन एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे लॉन्ग स्लीप ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज डाइपॉज इज अ कंडीशन सस्पेंडेड डेवलपमेंट दैट कैन बी सीन इन मेनी जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड सीज, पॉन्ड्स। ठीक है, तो डाइपॉज, जैसे हमारे पास क्या होता है, हाइबरनेशन के लिए हम कौन सी हाइबरनेशन जैसे बियर में होता है, स्नेल में एस्टिवेशन, जू प्लैंक्टन में डाइपॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स इज़ कैपेबल फॉर मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बाई इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, बाई कंसनट्रेटिंग इट्स यूरिन, यस दोनों ही ठीक है बच्चे। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज़ अ राइट आंसर। हाउ टू डेजर्ट्स प्लांट्स मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपरेशन। देखो मतलब डेजर्ट्स प्लांट्स कैसे कम से कम वाटर लॉस करें, थ्रू ट्रांसपरेशन। दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन द सरफेस लीव्स। ठीक है बच्चे, दे हैव सनकिन स्टोमेटा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सम हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे दैट अनेबल दियर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे, नाइट में ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय कम से कम क्या लॉस होगा बच्चे, कम से कम वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लॉस होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, CO2 को फिक्स करेगा। तो 14 का डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। ठीक है, मतलब प्लांट्स लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, तो किसका इसमें क्या आएगा, जैसे हम बोल सकते हैं ओपेंशिया। ओपेंशिया में क्या होते हैं, प्लांट्स लीव्स जो होते हैं स्पाइन की तरह दिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलन रूल्स। एलन रूल्स और बर्जमैन रूल्स होते हैं, आप लोग देखेंगे बच्चे एलन रूल्स क्या होते हैं। The rules state that animal adopt to warm climate have shorter length and broadly appendages than animal adopt to cold climates. ठीक है बच्चे, then animal adopt to cold climates. नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आता है द रूल स्टेट दैट एनिमल अडॉप्ट टू कोल्ड क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर लेंथ, ये वाला, and bodily appendages than animal adopt to warm climate, B is the right answer. ठीक है बच्चे, the rule is a basically for organism living in cold regions. ठीक है, कहाँ के लिए, cold regions के लिए ये वाला रूल, एलन रूल जो है ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोल्ड क्लाइमेट्स आया ना, वार्म क्लाइमेट्स के लिए तो एलन रूल अप्लाई नहीं होता है, कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए एलन रूल अप्लाई होता है। बट सी पार्ट में क्या बता रहा है आपके, सी में बता रहा है द रूल स्टेट दैट एनिमल अडॉप्ट टू कोल्ड क्लाइमेट हैव लॉन्गर, नहीं शॉर्टर लेंथ के लिए होता है, लॉन्गर लेंथ के लिए नहीं होता है। द रूल स्टेट दैट ह्यूमन अडॉप्ट टू कोल्ड क्लाइमेट हैव शॉर्टर लेंथ एंड बॉडली अपेंडेजेस देन एनिमल अडॉप्टेड टू वार्म क्लाइमेट्स। ठीक है, तो आपका जो बी पार्ट है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड स्टेट दैट रिप्रेजेंट अबाउट पॉपुलेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख सकते हैं कि ये कौन सी पॉपुलेशन है बच्चे, हमारे पास ये जैसे हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसको हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहते हैं। तो जहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फिर कम हो जाती है, तो इस टाइप की पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस टाइप की पॉपुलेशन को हम बोलते हैं द पिक्चर इज ऑफ एन एज पायरामिड। ठीक है, दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, द पिक्चर रिप्रेजेंट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है, जहाँ पर क्या है बच्चे, प्री रिप्रोडक्टिव कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये आपकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेट ग्रास, पार्थीनियम है ना, मैंगीफेरा इंडिका, जीमेज,
एजाक्रेटा इंडिका नहीं, ये पार्थिनियम ग्रास को हम लोग कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जैसे आपके पास नेटलिटी, मोर्टलिटी को बोला जाता है नंबर ऑफ डेथ, दैट इज मोर्टलिटी, मतलब मोर्टलिटी लॉन्ग विथ नेटलिटी है ना। इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो आपका राइट आंसर आएगा बी पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अनइम्पेडेड ग्रोथ मतलब व्हेन रिसोर्स इन अ हैबिटेट आर अनलिमिटेड द पॉपुलेशन फ्लोरिश टू मैक्सिमम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास फूड एंड स्पेस यूज़ करेंगे। ठीक है, बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल इम्पैडेड, जब फूड स्पेस हमारे पास कम हो जाएगी तो पॉपुलेशन में मतलब क्या हो जाएगा, इम्पैडेड ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट राइट आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में आप लोग देखेंगे, स्टेट व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। आर क्या, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर किसको रिप्रेजेंट करता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, और लास्ट में आप लोगों का एक 25th क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोथ द स्पीशीज लूज विद ईच अदर। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चे इसका क्या आंसर आएगा, दैट इज कंपटीशन। इंटरेक्शन बोथ द स्पीशीज लूज विद ईच अदर, दैट इज कंपटीशन। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन हमने पार्ट टेस्ट के डिस्कस किए हैं डे 10 में। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।